जुलाई 2023 में एक मूवी आने वाली है जिसकी शोहरत की वजह उसमें होने वाला एक रियल एटॉमिक एक्सप्लोजन है। इस फिल्म का नाम ओपनहाइमर है। इसे डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नोलन ने, जो अपने कमाल के डायरेक्शन के लिए जाने जाते हैं। इस मूवी में जो मेन कैरेक्टर ओपनहाइमर का रोल प्ले कर रहे हैं उनका नाम सिलियन मर्फी है, जिसे आपने बहुत फेमस वेब सीरीज में देखा होगा जिसका नाम था पीकी ब्लाइंडर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस मूवी की रियल स्टोरी के बारे में, जो एक बुक पर बेस्ड है जिसका नाम अमेरिकन प्रोमीथियस है। तो चलिए जानते हैं ओपनहाइमर की कहानी के बारे में, और ये भी कि वर्ल्ड वॉर 2 में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन देने के बाद अभी भी अमेरिका में ओपनहाइमर को इतना क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है। कहानी शुरू होती है एक आदमी से जिनका नाम था जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर। ये एक साइंटिस्ट थे जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे। 1930 से ये साइंस की फील्ड में बहुत एक्टिव हो गए थे। ये थ्योरेटिकल फिजिक्स के स्पेशलिस्ट थे जिसने पूरे अमेरिका में ओपनहाइमर को फेमस कर दिया। इनकी पैदाइश एक यहूदी परिवार में हुई थी और कहते हैं कि इनकी जीके बहुत वीक थी, मतलब इन्हें दुनिया में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स और इन सब की बहुत कम मालूमात थी। पर वर्ल्ड वॉर 2 रुकवाने में इनका सबसे बड़ा योगदान था। हुआ यूँ था कि जब 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो बहुत से जर्मन में ऐसे साइंटिस्ट और ज्यूस लोग थे जिन्हें अपने बारे में डर लगा रहता था कि उन्हें यहाँ खतरा हो सकता है। तो बहुत से साइंटिस्ट वहाँ से भागकर अमेरिका आ गए, जिनमें सबसे बड़ा नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन था। उन्हें पता था कि जर्मनी में न्यूक्लियर रिसर्च हो रही है, तो उन्होंने फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को कॉन्टेक्ट किया और बताया कि जर्मन्स न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। इसके तोड़ में हमें भी यहाँ पर न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। तो जब अमेरिका की एंट्री हुई वर्ल्ड वॉर 2 में दिसंबर 41, जब पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ था, इसके बाद 1942 में रूजवेल्ट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि अब हम भी प्रॉपर रिसर्च करके एटॉमिक बॉम्ब बनाएंगे। तो ये जो बॉम्ब बनाने की कम्युनिटी थी एनआरसी, तो इन्होंने ओपनहाइमर को इनवाइट किया। क्यों इनवाइट किया? क्योंकि ओपनहाइमर पहले से ही थ्योरेटिकल फिजिक्स में बहुत फेमस थे। तो उन्होंने उन्हें इन्वाइट किया कि आप हमारे साथ आएँ और जो हमारे बॉम्ब का आइडिया है उसमें न्यूट्रॉन पर स्टडी करके बताएं कि ये सही हो रहा है या नहीं। तो 1942 जून में इस प्रोजेक्ट को यूएस आर्मी ने टेक ओवर कर लिया और इसे नाम दिया गया मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ये अमेरिकन गवर्नमेंट और यूएस मिलिट्री नहीं चाहती थी कि जनता को पता चले कि इतना बड़ा एटॉमिक प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है, इसलिए इन्होंने इस फैसिलिटी को मेक्सिको में बनाया और फैसिलिटी का डायरेक्टर बनाया गया ओपनहाइमर को। डायरेक्टर बनने के बाद ओपनहाइमर की जिम्मेदारी थी कि उन्होंने जितनी भी न्यूक्लियर रिसर्च की है उसे यूज़ करके एक कॉम्पैक्ट बॉम्ब बनाया जाए जिसे प्लेन से इजीली गिरा सके अपने टारगेट पर। अब साइंटिस्ट और आर्मी का कॉम्बिनेशन बहुत अजीब होने वाला था और ओपनहाइमर को इन दोनों को ही मैनेज करना था। और बहुत रिसर्च के बाद 16 जुलाई 1945 यानी 3 साल के बाद इन्होंने सक्सेसफुली एटॉमिक बॉम्ब को टेस्ट किया, जिसे ये ट्रिनिटी टेस्ट कहते थे। और जब वो बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ तो ओपनहाइमर ने एक लाइन कही, Now I am become death, the destroyer of worlds. और ये लाइन भगवत गीता से ली गई थी, क्योंकि ओपनहाइमर जानते थे कि इस बॉम्ब से कैसी तबाही आ सकती है। पूरे के पूरे शहर धूल में बदल सकते हैं। और जब यह टेस्ट हुआ उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे हैरी ट्रूमन, क्योंकि तब तक रूजवेल्ट की मौत हो चुकी थी। और ट्रूमन इस वक्त अमेरिका में भी नहीं थे, वो थे यूरोप में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 उस वक्त तक ख़त्म हो चुकी थी और जर्मनी हार चुका था। तो जो बड़े एलाइड लीडर्स थे, मतलब अमेरिका के ट्रूमन, सोवियत यूनियन के जोसेफ स्टेलिन और ब्रिटेन के क्लेमेंट एटली, पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस जनवरी में इन्होंने मुलाकात की, ये डिसाइड करने के लिए कि जर्मनी के हार के बाद उसका क्या होगा, उसे किस तरह से एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा, पोलैंड का क्या होगा, जापान के साथ कैसे डील करना है। 16 जुलाई को यानी टेस्ट वाले दिन इन्होंने पोट्सडैम डिक्लेरेशन किया, जिसमें इन्होंने जापान से ये कहा कि आप सरेंडर कर दें। इससे यह होगा कि आपके कुछ आइलैंड आपको रखने दिए जाएंगे, आप अपने हिसाब से सरकार चला सकते हैं, लेकिन अगर आप सरेंडर नहीं करते हैं तो आपको बहुत बड़ी तबाही का सामना करना पड़ेगा। यह डिक्लेरेशन इसलिए किया गया क्योंकि वो जानते थे कि अब उनके पास एटॉमिक पावर आ चुकी है जिसको वो जापान में यूज़ कर सकते हैं। पर जैसा कि जापान ने सरेंडर नहीं किया और फिर वो हुआ जिससे दुनिया ने देखा कि इंसान इंसानियत का ही सबसे बड़ा दुश्मन है। 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए। ये वही बॉम्ब थे जिसे रॉबर्ट ओपनहाइमर के डायरेक्शन में बनाया गया था। जब ये एक्सप्लोड हुए तो दोनों जगह को मिलाकर 21 लाख से भी ज़्यादा जान गई। इस एक्सप्लोजन को देखने के बाद ओपनहाइमर को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई
कि उन्होंने दुनिया की तरक्की में नहीं बल्कि इसके ख़त्म करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। फिर उन्होंने ये बयान दिया कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बाद वो किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा कभी नहीं बनेंगे। अब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था, पर स्टोरी ख़त्म नहीं हुई थी। एलाइड कंट्री मतलब अमेरिका और सोवियत यूनियन, इन दोनों में रंजिशें शुरू हो गई थी, जिसे कोल्ड वॉर का नाम दिया गया था। मतलब ये जो जंग थी ये अंदर ही अंदर आग पकड़ रही थी। अब हर कंट्री डर में थी कि कोई भी कभी भी किसी पर न्यूक्लियर वेपन से हमला न कर दे। अब अमेरिका ने 1949 में यह बयान दिया कि वो फ्यूजन बेस्ड हाइड्रोजन बॉम्ब बनाएंगे। इस पर ओपनहाइमर ने कहा कि वो बॉम्ब की रिसर्च या इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनेंगे और कहा कि इससे दुनिया में और तबाही आएगी। पर यह बात अमेरिकन गवर्नमेंट को बिल्कुल पसंद नहीं आई। सरकार ने इस वजह से ओपनहाइमर पर जासूस लगा दिए और FBI ने अपनी वॉच लिस्ट में डाल दिया। ऐसे वो किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, इस सब पर FBI की नज़र रहने लगी। अब धीरे धीरे US गवर्नमेंट ने लोगों के सामने ये बताना शुरू किया कि ओपनहाइमर एक कम्युनिस्ट है, मतलब सोवियत यूनियन की जो गवर्नमेंट है उसे सपोर्ट करते हैं। इनके रिलेशन कम्युनिस्ट से जुड़े हैं। लेकिन ओपनहाइमर ने कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। हाँ, पर कुछ ऐसी चैरिटीज़ थीं जिसे समझा जाता था कि वो कम्युनिस्ट हैं, पर ऐसा नहीं था। और क्योंकि वो लगातार जितने भी बॉम्ब रिलेटेड प्रोजेक्ट थे उनके खिलाफ ही रहे, तो उनकी इमेज एक गद्दार बनाने की कोशिश करी गई थी। कुछ सालों के बाद 1954 में अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी कमीशन बिठाई, इस बात की कंफर्मेशन करने के लिए कि ओपनहाइमर, जो कि एक वक्त में अमेरिका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के लिए इतने अहम इंसान थे, जिसने वर्ल्ड वॉर में इतना बड़ा रोल निभाया था, क्या वो सच में गद्दार हैं और क्या ये सच में कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करते हैं। इस इंक्वायरी में ओपनहाइमर ने खुद ये बात मानी कि उनके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो ऐसी एक्टिविटीज़ में है जो कम्युनिस्ट पार्टीज से जुड़ी हैं, पर वो खुद कम्युनिस्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि वो एक सच्चे अमेरिकन हैं और वो अपनी कंट्री के लिए बहुत लॉयल भी हैं। अब इस इंक्वायरी के बाद उन्हें गद्दार तो नहीं पाया गया, पर यह देखा गया कि उनके ताल्लुकात ऐसे लोगों के साथ थे जो कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, तो उनके पास जितनी भी गवर्नमेंट पोजीशन थी उन्हें इससे दूर कर दिया गया। पर इन सब में पब्लिक ने ओपनहाइमर को बहुत सपोर्ट किया और साइंटिस्ट कम्युनिटी में उन्हें एक हीरो की तरह माना जाता था। ओपनहाइमर एक चेन स्मोकर थे, इसलिए फरवरी 18, 1967 में उनकी कैंसर से डेथ हो गई। जे रॉबर्ट हाइमर एक बहुत ही कमाल के इंसान थे और उनकी लाइफ बहुत ही उतार चढ़ाव से भरी हुई थी। तो ये थी एक छोटी सी कहानी ओपनहाइमर के बारे में। और जबकि इस महीने उनकी बुक पर बेस्ड मूवी आ रही है, तो उनकी लाइफ के बारे में और डिटेल में जानने को मिलेगा। और अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 पर एक पूरी डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बिकॉज वी नो